चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, कि दो वेक्टर को ऐड करने का कई तरीका है। कितने तरीके हैं दो वेक्टर को ऐड करने का? एक तो मैंने बोला था पैरेललोग्राम लॉ, एक मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कब इस्तेमाल होता है? जब कोई भी वेक्टर किससे कनेक्टेड होता है? हेड और टेल। हेड और टेल। और पैरेललोग्राम कहाँ पे होता है? जब वेक्टर कब टेल और कनेक्टेड? टेल। लॉ एक और कोई इश्यूज नहीं है, लॉ एक जैसा है, बस कहने का तरीका है। टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे हो भाई तो तुम पैरेललोग्राम लगा लो, और हेड टू टेल कनेक्ट कर रहे हो तो तुम ट्रायंगल लॉ लगा लो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था कि दो वेक्टर को ऐड करना है ना, तो उसके लिए हम कौन सा लॉ लगा? कोई भी लॉ लगाए, लेकिन मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आता है तो बता सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस मेरा क्या आया था? 2ab cos थीटा। ये मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। यानी क्या आ जाता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, याद है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वेरी गुड, ठीक है ना। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे बेटा? tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आर के डायरेक्शन के लिए हमने इस्तेमाल किया था अल्फा लिए थे कि बीटा लिया था मैंने यहाँ पर? बीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? b sin थीटा बाई क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस b। इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने बोला था कि दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो या दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए आप लगा सकते हो। सब्सट्रैक्ट को तो अभी मैंने आपको नहीं बताया है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि ये दो वेक्टर मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब पैरेलल होती है। जब दोनों वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी आप कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। 0 है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। और आर मैक्स कितना आएगा इस कंडीशन में? a प्लस बी। सिमिलरली मैंने क्या बोला था? आर मीन। और आर मीन कब होगा? मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। 180 इस कंडीशन में मेरा माइनस b। ठीक है ना। यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे। और मैंने बोला था कि किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट इस रेंज से बाहर नहीं हो सकता। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं? यस सर। इस रेंज से बाहर नहीं हो सकता। a प्लस बी और a माइनस बी के रेंज में ही वो वेक्टर क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है ना। यहां तक डाउट नहीं होगा आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, अब आते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मतलब, हाँ बोलिए। पॉलीगन लॉ एक बार और समझा दो। पॉलीगन लॉ मैं क्या? लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, बता रहा हूं। कई सारे वेक्टर्स को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना, दो या मैंने पॉलीगन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर n साइड्स ऑफ पॉलीगन है ना, n साइड्स ऑफ पॉलीगन है। मान लो ये एक वेक्टर a है, ठीक है ना, यहाँ एक वेक्टर b है, ठीक है, और यहाँ एक वेक्टर c है, ठीक है ना। तीन वेक्टर हमको दिया हुआ है और इस तीनों वेक्टर को अगर हमको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा तो उसने कहा कि पॉलीगन n साइड्स के अगर पॉलीगन है तो n माइनस 1 साइड्स को आप अरेंज करो इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एक क्लोजिंग साइड होगा पॉलीगन जो बंद करेगा अपोजिट ऑर्डर में, वो उन दोनों सभी वेक्टर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पर a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, तीन वेक्टर दिया हुआ है। अब मुझे इसका पॉलीगन लॉ इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर को उठाऊंगा, है ना, और इस वेक्टर को क्या करूंगा? अरेंज करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर ये वेक्टर रख दिया, फिर इस वेक्टर को मैं यहां पे रख दिया, बी वेक्टर हो गया, फिर इस वेक्टर को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, सी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर से लेके लास्ट वेक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में जो इस पॉलीगन क्लोज कर रहा है, यानी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। डन और नॉट डन? डन सर। डन ना। दैट इज द रिजल्टेंट। यानी आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। डन। यानी अगर एक क्लोजिंग, है ना, यानी कितने भी साइड्स हो सकते हैं, वो n नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है, लेकिन लास्ट जो उस पॉलीगन को क्लोज कर रहा है, मैंने फर्स्ट वेक्टर से लेकर सभी वेक्टर को आपको क्या रखना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है ना। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो उस पॉलीगन को बंद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आपके पास 5 वेक्टर है, a
बी सी डी, ई भी है मान लो, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने रख दिया। अब यहां से लेकर यहां तक जो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक नया आपने क्या किया, साइड लिया, जो उस पॉलीगॉन को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके डन। यस सर। Okay, हम sir. इन सारे वेक्टर्स को एक लाइन में अरेंज नहीं कर सकते, जरूरी है कि इनको एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज करें। वो डायरेक्शन के हिसाब से मैं अरेंज कर रहा हूं ना, हर वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, मैं उसको डायरेक्शन के हिसाब से, आप क्या करो, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, मैं तो इसको उठा के रखा हूं ना यहां पर। ठीक है दिशा, समझ रहे बेटा बात? यस सर। ओके। अभी अच्छा एक और बात यहां पर आता है, अभी पॉलीगॉन का पूछो तो मेरे को याद आ गया। मान लीजिए अगर आपको कोई पॉलीगॉन ऐसे दिया है बेटा, ये दिया है, मान लीजिए, यू नो वेरी वेल, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है, एक दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, एक तीसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, और एक चौथा वेक्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए बात? मैंने कहा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये डी वेक्टर। अब मेरे को बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0. 0। ये बताया था आपको मैंने। नो सर। नो सर। अगर वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में है और वो क्लोज्ड हो जा रहा है, देन देयर रिजल्टेंट इज 0। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है सी। इसका रिजल्टेंट कोई पूछेगा तो क्या होगा? 0। अगर वेक्टर्स हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में, ये बात है ना कि साइक्लिक ऑर्डर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मैं आपको ऐसे दूं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है, तब ये 0 नहीं होगा। बात समझ में नहीं? ये साइक्लिक में नहीं है, तीसरा वाला क्या है, उसके उल्टा है। तो अगर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, कितने भी साइड्स हो, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। ओके। क्लियर है बेटा सभी आदमी को? यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड, बड़ा इंटेलिजेंट हो यार आप लोग। इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? हाँ, आरिफ बोलिए। रिपीट कर दो एक बार दोबारा। मैं बोल रहा हूं कोई भी वेक्टर है, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में है और एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहा है, देन उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये देख रहे हो ना, ए बी और सी, और ये क्या है बेटा, क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहा है। तो अगर हमसे कोई इस वेक्टर का, इस तीनों का रिजल्टेंट कोई पूछेगा, देन इट विल बी 0, साइक्लिक ऑर्डर में लेकिन होना चाहिए। ओके आरिफ? ओके सर। ओके सर। अब यहां पर आता है बेटा वेक्टर सब्सट्रैक्शन। एडिशन की बात तो मैंने कर लिया। एडिशन के लिए सिंपल फॉर्मूला r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द एडिशन। अब आती है बात सब्सट्रैक्शन की। तो सब्सट्रैक्शन की बात जब भी कोई करेगा तो सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। कुछ नहीं, घटाना क्या है, किसी भी चीज में माइनस को जोड़ना घटाने के बराबर होता है। जैसे इसको ऐसे मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं कि a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी, यही हो ना, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो हम। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली a प्लस माइनस बी। गॉट इट कि नॉट गॉट इट? है ना भाई, एक्चुअली यही है ना। यानी कि किसी भी दो वेक्टर का अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो, घटाते हो, तो सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव। यानी a माइनस बी या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर b माइनस a इज नथिंग, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस माइनस b। तो यानी कि हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो a प्लस बी कर रहे हो आप, तो a प्लस बी ना करके मैं a माइनस बी करूंगा तो हो जाएगा। जैसे पैरेललोग्राम लॉ अगर मैं लगाया था, तो मैंने क्या लिया था कि ये दो वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है ना, मैंने क्या लगाया था कि ये दो वेक्टर है मान लीजिए, ये एक वेक्टर a हुआ और ये एक वेक्टर b हुआ। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? अब मैं मान रहा हूं कुछ भी कि ये एक वेक्टर a हो गया और ये एक वेक्टर b हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कहां गया था? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बनाए थे ना, याद है कि नहीं याद है? भूल गए क्या? यहाँ था ना कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल क्या बताएगा, उस वेक्टर का क्या बताएगा रिजल्टेंट, कुछ ऐसा ही था ना? Yes, sir. था ना भाई? यस सर। sir.
चोखा चटनी करके आ गए हो क्या तुम लोग? तो दैट इज द रिजल्टेंट एंड दैट रिजल्टेंट इज ए प्लस बी, यही है ना। लेकिन यहां पर मेरे को कह रहा है सब्सट्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगा, ए को माइनस बी के साथ जोड़ दूंगा। तो ये जो एंगल था, ये एंगल कितना है बेटा, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब मैं अगर आपको मैंने बताया था, याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर अगर है, अगर उस वेक्टर को आप पलट दो तो व्हाट विल बी बिकम्स, दैट विल बिकम माइनस, नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। जैसे मान लो यहां पर अगर मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है बेटा, ए वेक्टर है। अगर मैं इसको उलट दूं पकड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, यहां पर सब्सट्रैक्शन करना है, लेकिन सब्सट्रैक्शन करने के लिए मेरे को क्या लेना है, माइनस ए लेना है। माइनस ए का मतलब ये हो गया कि मुझे कुछ ऐसा लेना है। बी को मैंने उलट दिया, समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, यहाँ sir. पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, अब ए बी नहीं होगा, अब ये क्या हो गया, माइनस बी। अब मेरे को, अब मैं ए और यही ना है, एडिशन क्या है, ए को जोड़ दो माइनस बी के साथ। अब इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, कहीं तो आएगा भाई, मेरे को नहीं पता लेकिन कहीं आएगा, है ना, यही होगा कुछ, पैरेललोग्राम लॉ ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई साहब? यस सर। अब ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। Theta. थीटा नहीं होगा ना, ए और बी के बीच में थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच में कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा ना, ये पूरा 180 होगा ना। ये स्ट्रेट लाइन एक बन रहा है ना, देखो ये वाला एंगल जो है ना, यस सर, लीनियर पेयर। ये एंगल, तो ये वाला यानी ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 180. 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो Yes, sir. दैट एंगल विल बिकम 180 माइनस थीटा। ओके सर। और ये जो पार्ट आपका आ रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, डिफरेंस का। यानी ये जो हो जाएगा मेरा ए प्लस, या ए प्लस में क्यों लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दे रहा हूं ए माइनस बी। अगर ये बात करेगा तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बी हो जाएगा। यानी समझ रहे हो ना आप लोग, यस सर। फ्रैक्शन को Yes, sir. निगेटिव को ऐड कर रहा हूं, यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं फाइनली यहां पर, और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन, क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। सॉरी, ए और बी के बीच में, ए वेक्टर और बी के बीच में थीटा। तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 minus वेरी theta. गुड। ए और बी के बीच में आ जाएगा 180 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल देना। अब रिजल्टेंट जब आप निकालोगे, फॉर्मूला वही है, ऐड करना है लेकिन माइनस का ऐड करना है। तो अब यहां पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जरा मेरे को बताओ, क्या करते हो रिजल्टेंट, एडिशन के लिए रिजल्टेंट क्या इस्तेमाल करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे बताओ, यहां पे मैं करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करूंगा 2ab cos, लेकिन यहां Cos पर मेरे को theta. 180 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइनस बी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को उस वेक्टर का क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? माइनस साइन बस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। यहाँ पर माइनस बी क्या कर रहा है, उलट दिया मैंने। मैं ए और बी जो रखता हूँ वो क्या रखता हूँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखता हूँ, तो मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा। लेकिन ए और माइनस बी मैं सब्सट्रैक्शन निकालू, मैंने आर का डिफरेंस निकाला, यानी यहां पर आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एक और चीज जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में शायद आप नहीं पढ़े होंगे 10th लेवल पर, लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि अगर cos 180 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस cos थीटा। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा ही रहेगी। क्लियर है, यहां तक समझ में बात आ रही है ना? ये याद रखिएगा, मैंने आपको ऐसे समझा दिया। cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो फाइनली यहां पर जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, वो कितना आएगा बेटा बताओ मेरे को, रूट अंडर क्या हो जाएगा, सर ये माइनस साइन थीटा क्यों नहीं होगा? बेटा वो क्वाड्रेंट का फर्क पड़ता है। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होती है, निगेटिव होती है, लेकिन वो क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखो।
और साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए बस आप याद रखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, लेकिन sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्वाड्रेंट का फर्क आपको ऐसे पढ़े नहीं हो, प्लस माइनस क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना भाई। ओके सर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab और cos 180 में क्या बोल रहा हूँ, माइनस cos थीटा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा डिफरेंस का वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी cos थीटा फाइनली। ठीक है, समझ में आ गया बात? अगर मेरे को कोई बोलेगा भैया डायरेक्शन निकाल दो, तो डायरेक्शन भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे? ये तो मैग्नीट्यूड आ गया डिफरेंस का। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा तो एडिशन के लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बताना जरा। यानी यहाँ जो ए और यही ना डायरेक्शन हो गया, ए से ये जो एंगल बन रहा है दैट इज द डायरेक्शन बीटा, यही होगा डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए एडिशन में क्या फॉर्मूला पढ़े हो, tan beta equals to b sin theta by B B sin theta theta upon A upon plus A plus B cos theta. तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, b sin थीटा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 180 माइनस थीटा। 180 ए और माइनस theta. बी का निकालना ना, तो ए और माइनस बी के बीच में तो 180 माइनस थीटा बन गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी कॉस 180 माइनस थीटा। Minus theta. अब आपको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया, तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा बताओ, इस कंडीशन में अगर मैं निकालूंगा, है ना, इस कंडीशन में अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा फाइनली, tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin B sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा रहेगा। अभी बोला ना मैंने, यहाँ पे देखो sin 180 सर sin थीटा ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा b, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस बी, यहाँ पे सर क्या हो माइनस जाएगा, बी फाइनली कर लो, माइनस आएगा सर। a माइनस बी cos थीटा। कुछ नहीं करना है, ए अगर एडिशन रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, अगर एडिशन रहेगा तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। डन? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ जरा देख लीजिए। टू नन जीरो वेक्टर a एंड b, दो नन जीरो वेक्टर है a एंड b, आर सच दैट a प्लस b का मतलब क्या हो गया, a प्लस b का मैग्नीट्यूड मतलब r, कौन वाला r, जोड़ वाला r, सम वाला r, और a माइनस b, यानी सम और डिफरेंस दोनों बराबर है। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? यस सर। यानी कि a प्लस b यानी एडिशन का जोड़ और सब्सट्रैक्ट वेक्टर का सम और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन दोनों बराबर है। ये किस एंगल पर होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यानी अगर मैं इसको कहूं तो मैं कहूंगा कि आर सम इज इक्वल टू क्या है, आर डिफरेंस, ये ना भाई। ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और ए प्लस बी क्या है, आर रिजल्टेंट। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंस सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट। अब यहां पर आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ, आप सम का पुट करो, सम का क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, और दोनों बराबर कह रहा है, तो दोनों बराबर कह रहा है तो भाई डिफरेंस भी तुम बराबर कर दो, तो ये बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। सही है ना? अरे है Yes, सही sir. है? यस सर। एडिशन बराबर सब्सट्रैक्शन Yes, sir. मेरे को कही रहा है क्वेश्चन में कि एडिशन से, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, रूट हट Yes, sir. जाएगा ना। Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ए 4ab cos A थीटा। square plus B square cancel. यहाँ क्या, हाँ यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, 2ab
कॉस थीटा, और इस वाले को भी ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा। तो यहां पर करो अब फाइनली क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 Zero. बाई 4ab, 0. यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90 degree. 90. अच्छा, ये रिजल्ट भी हमको याद रखना है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। यानी अगर कभी भी आपको पूछे कि कौन से एंगल पर रिजल्टेंट का सम और रिजल्टेंट का डिफरेंस बराबर होता है तो क्या बोलोगे 90 degree. 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पर वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट और वेक्टर सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट इक्वल होगा। समझे बात कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर है दोनों का सम, इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी दो वेक्टर है उस दोनों का सम भी क्या है एक यूनिट वेक्टर है। यानी दो वेक्टर आपको दिया हुआ, मान लो एक ए है, ए भी आपको क्या दिया हुआ है, ए बराबर भी 1 दिया हुआ है, बी बराबर भी कितना दिया हुआ है 1, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। और कह रहा है देखो क्वेश्चन समझोगे, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर का सम इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालो। तो ए बराबर, और कह रहा है उनका रिजल्टेंट भी 1 है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो लगा दो यहां पर एंगल, निकाल लोगे एंगल, कैसे निकलोगे तो बता सकता है, आर का वैल्यू लगा दो, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सम का पहले लगा दो। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि दो वेक्टर है, वो दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। तो मैंने मान लिया पहला वेक्टर ए वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 1, दूसरा वेक्टर भी ए बी वो यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू 1, उसका सम का मतलब रिजल्टेंट, सम का मतलब रिजल्टेंट हुआ ना मेरे भाई, तो रिजल्टेंट भी इज यूनिट वेक्टर, यानी ए भी यूनिट वेक्टर, बी भी यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर। डन। अब समझ में आया कि नहीं है भाई? यस सर। दिया। अब कह रहा भैया उनका डिफरेंस मेरे को निकालो, मतलब उनका डिफरेंस मेरे को बताओ। तो भाई मेरे को डिफरेंस निकालना है। हाँ दिव्यांश बताओ। सर cos थीटा में -1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा -1/2 होती है 120 की, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कहीं पर। हाँ पहले थीटा निकालना पड़ेगा, तो आर यहां पर क्या करोगे a का स्क्वायर प्लस में क्या करोगे b का स्क्वायर और प्लस में क्या करोगे 2ab cos थीटा, ये हो गया। अब r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू क्या करोगे cos थीटा, ये स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। Yes, sir. अब क्या करोगे इसको ले आओ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है ना। अब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos थीटा, तो यहाँ क्या बच गया -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos थीटा, तो -1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा, और cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, मैं आपको शायद पहले भी लिखाया हूं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, यानी मेरे को थीटा की वैल्यू आ गई, डेट थीटा इज 120 डिग्री। अब करे डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला लगाओगे आर इज इक्वल टू क्या लगाओगे रूट अंडर क्या लगाओगे बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस डिफरेंस 2ab लगाना है cos तो माइनस cos थीटा लेना पड़ेगा, है ना। डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन का, यानी आर डिफ लिख लेता हूं मैं, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, यानी आर डिफरेंस। तो आर डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, 1 का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में क्या करोगे 1 का स्क्वायर और माइनस क्या करोगे 2 इंटू 1 इंटू क्या पुट करोगे, एंगल आ गया यहाँ पर, एंगल कितना पुट करोगे 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। अरे समझ में आया नहीं है मेरे, समझ में आएगा ना यहाँ पर। यस सर। यहाँ क्या करोगे
2 से 2 को कैंसिल कर दोगे, ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, +1, तो आर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, √3 यूनिट। डन कि नहीं डन? डन सर। यस सर। क्वेश्चन कह रहा था, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था मेरे को कि रिजल्टेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का आप मैग्नीट्यूड निकालो। ओके, एक बात यहां पे मेरे को बतानी है, और वो बात ये बतानी है कि एक चीज और याद रखना, अगर दो वेक्टर, शायद आपको बताया हो या नहीं बताया, मेरे को याद नहीं बताया शायद, दो वेक्टर है, दोनों इक्वल है, बात समझ में आ रही है, दो वेक्टर है दोनों इक्वल है, और अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, देन उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के बराबर होगा। इसको ऐसे समझो। बताया था सर। सर बता दिया आपने। बता दिया, बता दिया था। बता दिया, ठीक है। हाँ बोलिए, प्रवीण बोल रहे थे, कुछ डाउट था प्रवीण को? सर इसमें थीटा को 180 से माइनस करके डिफरेंस क्यों नहीं निकाला? नहीं 180 थोड़े, उतना ही एंगल पर आपको डिफरेंस निकालना ना भाई, वो उतना ही एंगल पर डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, वो एंगल की वैल्यू चेंज करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है आपको। आप ठिट्टा लिए हो ना यहाँ पर, आप यहाँ पे ठिट्टा ले रहे हो ना, यहाँ पर आप 180 ये ठिट्टा ले रहे हो ना, आप ए और बी के बीच में ही तो एंगल ले रहे हो ना, आप इसको सॉल्व करके ठिट्टा में लेके चले गए ना। किसका डाउट था ये? प्रवीण का डाउट था। प्रवीण समझ में आ गया बेटा अब आपको? आप एक्चुअली 180 माइनस थीटा को कन्वर्ट कर लिया। देखो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, a² + b² -2ab cos थीटा, इट्स नॉट cos 180 माइनस थीटा, तो डेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में एंगल निकालो 120 ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप में से किसी को पता है? अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं, यहां पर बता देता हूं, उसको मैं ऐड कर दूंगा स्लाइड को। एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद आ गया हूं। वेक्टर एडिशन जो है ना बेटा, वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर का जोड़, अगर आप दो वेक्टर को ऐसे ऐड करते हो, a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + a, यानी इससे वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप सीक्वेंस को चेंज करते हो तो वेक्टर के एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a + b करो तब या b + a करो तब, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे बात नहीं समझ लो? सिमिलरली एक और चीज देख लो, है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, मान लो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, एक वेक्टर ए लिखता हूं, इसको मैं जोड़ देता हूं b + c के साथ। पहले मैंने b + c का ग्रुप किया, फिर उसको a के साथ जोड़ दिया। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं a + b, और इस a + b का ग्रुपिंग कर दिया मैंने, और इसको c के साथ जोड़ दिया, तो भी वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पेयरिंग, किसी एक का पेयर किसी और दूसरे के साथ करोगे तो कोई, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, यानी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। पहला वाला क्या है, कम्यूटेटिव, और दूसरा वाला क्या है बेटा, एसोसिएटिव। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर एडिशन इज, सर प्लीज एक बार बता दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। मैं ये बोल रहा हूं कि दो वेक्टर a + b करो या b + a करो, वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर के रिजल्टेंट पर। आप a को b के साथ जोड़ लो या b को a के साथ जोड़ लो, वेक्टर के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप कर रहे हो a + b, पहला वाला में मैंने क्या किया, यहां पे देखो, मैंने b और c का पेयर किया, उसको a के साथ जोड़ा। दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूं, a और b के साथ पेयर कर रहा हूं, उसको मैं c के साथ जोड़ रहा हूं, कोई फर्क नहीं। आप a और c के साथ पेयर कर लो और उसको b के साथ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये वाला मामला आप सब्सट्रैक्शन में नहीं लगा सकते, यानी अगर कोई सब्सट्रैक्शन में आपको कहेगा तो सब्सट्रैक्शन में आप नहीं लगा सकते, यानी a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा?
ये आप सब्सट्रैक्शन Yes. यानी सब्सट्रैक्शन वाला मामला जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एडिशन वाला तो फॉलो करता है, लेकिन सिमिलरली वो वाला बात भी, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं पेयरिंग में भी a माइनस बी, इसको पेयर कर दिया और इसको घटा दिया मैंने c के साथ, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू a माइनस और b माइनस सी। डन ना? यानी ना तो ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है और ना ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। यानी वेक्टर्स एडिशन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव और, बोलिएगा फिर से, कम्यूटेटिव। यानी ना तो ए प्लस बी आप इज इक्वल टू बी। अच्छा, मैथमेटिक में भी तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 3 + 2 कितना होगा? 5 2 + 3 वो भी कितना होगा? 5 यानी कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है। लेकिन 3 - 2 कितना होगा? 1 -3 कितना होगा? -1 है ना? तो रिजल्ट तो उल्टा आ गया। तो यही बात यहां पर है कि वेक्टर एडिशन इज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, बट वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो। यानी अगर वेक्टर को घटा रहे हो तो ना तो कम्यूटेटिव को करेगा और ना वो क्या करेगा, एसोसिएटिव को करेगा। नॉट इक्वल टू है बेटा। तो वो कम्यूटेटिव थोड़े, वो आप तो b + a कर रहे हो ना, b + a वैसे भी नहीं हो सकता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर सब्सट्रैक्शन does not follow commutative, इधर नीचे लिख देता हूं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, डन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना, एक वेक्टर को तोड़ देना, या ये कह लो कि एक वेक्टर को कई पार्ट्स में ब्रेक कर देना। जैसे एक्चुअली क्या है ना, इसको थोड़ा मतलब बहुत टफ नहीं है, समझना थोड़ा सा तो आप लोग को कनेक्ट कर लोगे आप। मान लो बेटा ये वेक्टर है, ठीक है ना? ये क्या वेक्टर है, x, और ये क्या वेक्टर है, y। ठीक, सॉरी, x और y नहीं, डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। अगर इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं ले रहा हूं, मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, मान लो मैं फोर्स वेक्टर ले रहा हूं, F वेक्टर, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, किसी भी बॉडी को खींचने के लिए मैंने ऐसे फोर्स लगाया, और ये मैंने क्या लगा दिया, F वेक्टर। ठीक है, अब मैं किसी भी चीज को अगर ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इफेक्ट x में भी है और इसका इफेक्ट y में भी है। सही बात है कि नहीं है? मैं इंक्लाइंड में खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं ना, है ना? अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींचूं, अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींचूं, इसका मतलब वो टोटली किस में है, x में है। अगर मैं किसी चीज को ऐसे करूं, मतलब वो टोटली किस में है, y में है। लेकिन अगर मैं किसी चीज को ऐसे खींचूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये x में भी है और ये y में भी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई आप लोग? Yes, sir. यस सर। का इफेक्ट x में भी है और इस वेक्टर का इफेक्ट, अगर मैं किसी चीज को ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो वो x में भी आ रहा है, वो y में भी जा रहा है। जैसे मान लो आप आगे पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल में, आप किसी बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, मान लो किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बताओगे? किस अपवर्ड अपवर्ड। डायरेक्शन है यार? अपवर्ड कौन सा एक्सिस है? y अगर एक बॉल को मैं ऐसे करूं तो ये किस एक्सिस में जा रहा है? x लेकिन अगर मैं किसी बॉल को ऐसे फेंकूं, यहां देखो, तो ये किस एक्सिस में है? y x दोनों X, में, Y, X. है ना? अगर कोई बॉल ऐसे जा रहा है मतलब ये x की तरफ बढ़ रहा है और y की तरफ भी उठ रहा है, मतलब इस ऐसे कंडीशन में उसका इफेक्ट क्या है, दोनों तरफ है, x के तरफ भी है और y के तरफ भी। तो सिमिलरली ये कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर को कई पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। तो यहाँ एक f वेक्टर है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, अभी तोड़ रहा हूं। तो मान लो कि ये वेक्टर क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, उसका थीटा हो गया। ठीक है ना, थीटा हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल, मतलब
यहां पर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, परपेंडिकुलर ले लिया परपेंडिकुलर, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ट्रायंगल टाइप का मैंने बना लिया। नामकरण कर देता हूं मैं ओ, यहां पे कर देता हूं मैं ए, यहां पे कर देता हूं मैं बी, यहां पे कर देता हूं मैं सी। ठीक है ना। अब ये मेरा एफ वेक्टर है। अब जरा इसको समझना बेटा, एकदम आराम से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एफ वेक्टर है। अब इसको देखो, आप देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी इन ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी जो भी कह लो आप, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस बाय बेस हाइपोटेनस। अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें कौन हो जाएगा, ओबी, बेस इज द ओबी ना। यस सर, ओबी। सर बेस क्या हो जाएगा, ओबी, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ओए, ओए है ना। तो इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, ओबी बाई ओए, ओए ओबी बाई ओए, ओए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, मैग्नीट्यूड तो उसका ए ही वेक्टर है ना, सर समझ लो यस कैसे। सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यानी अगर इस डायरेक्शन में उस वेक्टर की बात करो, तो इस डायरेक्शन में वो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो आ रहा है ओबी की वैल्यू आ रही है cos थीटा, यहां देख लो ओबी की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ओबी cos थीटा आ रही सर ओ ए जो है वो एफ नहीं होगा? है, हैं? तो ओ ओए ए जो है वो एफ होगा, हाँ एफ लिया ना मैंने, मुझे लगा मैंने ए लिया है, एफ हो जाएगा। तो ओए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, एफ हो Yes, जाएगी। F। तो ये एफ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा। सिमिलरली उसी ट्रायंगल में मैं ले रहा हूं, है ना, वही ट्रायंगल ए ओ बी में, और वहां मैं क्या ले रहा हूं, साइन थीटा। यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए, यानी उसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी में मैं क्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं बात करूंगा, तो यहां पर मैं क्या बात करूंगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा AB इज upon OA. ए बी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर Yes, तो sir। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए ओ। है ना। तो यहाँ पे ओ ए बोलो, ए ओ बी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई क्या हो जाएगा, एफ। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। समझ गए। अच्छा, जो ए बी होगा वही ओ सी बी होगा, बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, यस सर। बी बराबर ओसी होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। डन ना। यस सर। यस सर डन। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में वो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, एफ साइन थीटा। यानी इस एफ वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में कितना आ गया, एफ साइन थीटा। दैट इज, ये क्या हो गया, मैंने उस वेक्टर का को रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व का मतलब उस वेक्टर का जो इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मैंने निकाल दिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आप, मान लो मैं कोई भी फोर्स लूं, कोई भी वेक्टर लूं, मान लो ये ए वेक्टर है ना, यहां एंगल दिया थीटा। तो जिस पार्ट में थीटा दिया हुआ है, इस ए वेक्टर को मैं दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, एक्स एक्सिस या स्प्लिट कर रहा हूं, मैं रिजॉल्व कर रहा हूं दो पार्ट्स में, दैट इज द वेक्टर को का इफेक्ट को तोड़ देना, यानी एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ इट। तो इधर क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। जिधर एंगल रहेगा उधर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर यानी कॉस वाले के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है, और ये एफ दिया हुआ है, और ये थीटा दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल से ही देगा। अब क्या हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस पार्ट पर एंगल बनेगा वो पार्ट हो जाएगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये क्या हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. सर Yes, sir. सर इसका बड़ा रिपीट कर दो।
मैं बोल रहा हूं कि किसी भी दो वेक्टर को अगर आप टू डिफरेंट पार्ट्स में एक, अगर मैं ऐसे किसी वेक्टर को ले रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने एक वेक्टर को लिया, तो इस वेक्टर का इफेक्ट क्या है, एक्स में भी है और इस वेक्टर का इफेक्ट वाई में भी है। एक्स में उसका इफेक्ट मैंने निकाल दिया ए कॉस थीटा, वाई में मैंने उसका इफेक्ट निकाल दिया एफ साइन थीटा। तो मैं बोला हूं जिस एंगल पर, जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, एकदम 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है ना, इसको ऐसे समझो, यहां पर मैं ले रहा हूं, मान लीजिए आप, मैं वैल्यूज लेके लेता हूं, यहां पर आपको दिया हुआ एक वेक्टर, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ एक वेक्टर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस नहीं, सॉरी एक्सिस दिया हुआ है। अब यहां पर मैं बोलूं कि ये एक वेक्टर लग रहा है, एफ इज इक्वल टू कितना लग रहा है 20 न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा है एक्स में कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ, वाई में कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ। तो मैं रिजोल्यूशन में क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी वेक्टर को आप रिजोल्व करोगे तो एक्स एक्सिस में वो वेक्टर कितना हो जाएगा, इस वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस में आप निकालोगे तो दैट विल बिकम एफ कॉस थीटा, जिधर एंगल है, और इधर क्या बन जाएगा आपका एफ साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। अब कैसे निकाल दोगे? Yes, sir. अगर इस डायरेक्शन में आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, एक्स एक्सिस में आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो एफ कॉस थीटा, तो आप क्या करोगे 20 इंटू कॉस 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री पुट करो। तो 20 कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, कट कर दोगे कितना हो जाएगा 10√3 न्यूटन, जो है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। वाई डायरेक्शन में मेरे को निकालेगा तो मैं क्या करूंगा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और साइन 30 पुट करोगे 1/2, यानी क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसा समझ आ गया सर। जैसे इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक और जगह मैं बता दे रहा हूं, एक इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है आपको, ये x और ये क्या दिया हुआ y। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये आपका क्या हो गया, मान लो ऐसे फोर्स दिया हुआ है। अब यहां पर जैसे आप करोगे, अब ये आपका F इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, लेकिन अब एंगल आपको ऊपर दिया हुआ है, तो अब ये बन जाएगा आपका क्या, F cos थीटा, और इस F cos थीटा के जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बन जाएगा F sin थीटा। यानी जिस पार्ट पर आपको एंगल दिया हुआ है वो वाला पार्ट उसका कॉस वाला पार्ट होगा, और जिस पार्ट उसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताइए। आ गया। अब आ गया सबको समझ में? यस सर। जिस Yes, भी sir. पार्ट पर एंगल बना हुआ है, जिस भी पार्ट पर एंगल बना हुआ है, दैट पार्ट विल बिकम कॉस एंड अदर पार्ट विल बिकम सॉरी साइन थीटा। साइन थीटा। बस ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। डन, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा शायद। नो No, सर। sir. सर हाँ बोलिए। सर अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर 45 हुई तो सर दोनों तरफ तो इक्वल वो लगेगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ इक्वल लगेगा। 45 अगर होगा तो दोनों तरफ इक्वल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। वैसे भी वो बीच में होगा ही, 45 रहेगा तो इसका मतलब दोनों की तरफ इफेक्ट आधा आधा होगा। अगर 45 रहेगा वो एंगल पर डिपेंड करेगा, जो भी एंगल होगा वो एंगल हम लेंगे। 45 होगा तो 45 ले लेंगे, उससे कोई इश्यूज नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां मैं आता हूं कि रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। एक वेक्टर, अच्छा कोई आपसे एक सवाल पूछे कि आप एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? एक वेक्टर में दूं मैं, आप एक वेक्टर को कितना पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट। जैसे आपको मैं एक चौक दूं छोटा सा, है ना, एक चौक लोग बोर्ड पे जो लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वो मैं चौक दूं आपको और मैं बोलूं बेटा एक काम करो, इस चौक को तोड़ो, जितना पार्ट, कितने पॉसिबल पार्ट्स में उसको तोड़ सकते हो? इनफिनाइट। छोटा 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 टुकड़ा भी कर सकते हो उसका। तो एक वेक्टर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जनरली कितने पार्ट्स में तोड़ता हूं, या कोई भी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसको बोलते हैं कि जब किसी वेक्टर को आपने 90 डिग्री पे स्प्लिट किया,
जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया, यानी 90 डिग्री पे स्प्लिट किया, तो ये एक्स की तरफ हो जाएगा, वाई की तरफ हो जाएगा, और एक तीसरा क्या हो जाएगा, जेड की तरफ हो जाएगा। चौथा भी कोई 90 डिग्री बनेगा तो मेरे को बताओ। नहीं बन सकता ना चौथा। जैसे यहां पर कोई करोगे तो इनके बीच में कितने 90s होंगे, या तो ये बनेगा, या ये बनेगा, या एक बाहर की तरफ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? यस सर। Yes, यस sir. सर। 3 ही बन सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो मैं अभी 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं, एक एक्स डायमेंशन, सॉरी दो डायमेंशन में बात करूंगा, एक बार करूंगा मैं 3 डायमेंशन में। तो अभी मैं 2 डायमेंशन में बात करता हूं कि एक वेक्टर को मैं 2 डायमेंशन में क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व कर रहा हूं। मैक्सिमम मैं कितने डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकता हूं? रेक्टेंगुलर में 3 हो सकता है, एक्स, वाई और जेड। लेकिन अगर जनरली आपसे कोई पूछे, अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर पार्ट्स पूछे, तो भैया हम 3 में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसको आपको 90 डिग्री पर रखना है। लेकिन अगर जनरली आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, तो वो आपका आंसर क्या होगा कि भैया एक वेक्टर को मैं इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। Infinite. लेकिन आपसे पूछूं कि एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर पार्ट्स हो सकते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 3। 3। 2 or 3. 2 भी हो सकते हैं, 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। 3 से ज्यादा रेक्टेंगुलर पार्ट्स कंपोनेंट, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट? तो इनफाइनाइट। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने? ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, तब क्या होगा? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट जनरल कंपोनेंट इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, याद रहेगा? मैं लिख दूंगा वैसे नोट्स में, बट याद रहेगा ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या बात है भाई, बहुत ढीले ढीले लग रहे हो आज आप लोग। छुट्टी का दिन है आज क्या, या कोई टेंशन है? टेंशन No, sir. नहीं, मतलब कुछ तो बात होगा ना, मतलब और दिन के बदौलत तो थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है। घर पे मतलब डांट वाट पड़ा है क्या आप लोगों को कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या है, कैसे है, ऐसा है कुछ? दिल पे ले लियो क्या? नहीं नो सर। नहीं, No, मतलब sir. बढ़िया है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली है। नहीं चलो ठीक है, तो पढ़े आगे कि मूड नहीं है? Sir. Yes. चलिए, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नो No, सर। sir. मेरे को तो लग रहा है ना, आप बोलते नहीं हो ना। तो वो मूवी देखे हो ना, क्या नाम है उसका, शोले। शोले देखे आप लोग? वो पुराना अमिताभ बच्चन, वो गब्बर यस सिंह। सर। तो गब्बर सिंह क्या कहते, मतलब गब्बर सिंह थोड़ा खतरनाक रहता है। तो उसमें एक सीन है, और सीन में आता है, पता नहीं वो बाप आता है जो उसके वो घोड़े वाले पे मार देता है, तो कहता है क्या कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसा है ना एक डायलॉग आप लोग यस को? सर। यस सर। तो आता कहता भैया इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो मेरे को भी कुछ ऐसे ही फीलिंग लग रहा है जब मैं पूछता हूँ और आप सब कुछ चुप रहते हो, तो मेरे को वही शोले मूवी का याद आ जाता है, क्या कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो सन्नाटा रखने का, नहीं। नहीं। हाँ, सन्नाटा नहीं रखने का, बातचीत करने का। पढ़ाई में बातचीत करते रहेंगे हम लोग तो बोर भी नहीं होंगे और सीखेंगे भी। और मैं ही वन वे बोलता जाऊंगा, आप चुपचाप सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, तो दैट्स नॉट अ वे ऑफ टीचिंग। मेरा स्टाइल नहीं है। मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे से बातचीत करते रहे और अब हम चलते रहे, फिर प्रॉब्लम हो तो फिर उनका निदान किया जाए, ठीक है ना। और दूसरा क्या याद आया था, मैं भूल गया अभी। ओके, एक और बीच में मेरे को कोई बात आया था, अभी मैं भूल गया। जब आपको मैं ये बात बोल रहा था, मैंने कहा मैं बात कर बताऊंगा आपको। चलिए, याद आता है बीच में तो बात करते हैं। चले आगे, चले कि नहीं चले, कि छोड़ दें? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए। बोर होइएगा तो बताइएगा, हम थोड़ा फन वन कर सकते हैं, नहीं गेम वेम खेल सकते हैं। गेम खेलते हैं आप लोग? यस सर। No, sir. नहीं, कभी नहीं। आईपीएल देखते होंगे? यस सर। यस सर। अरे भाई, ऐसा तो नहीं कि क्लास लेके साइड में स्कोर स्कोर पे देखना चालू कर दे रहे हैं? नो सर। नो सर। पता चलो यार, No, सभी sir. आ रहे हैं, है ना। इधर साइड में क्रिक इन्फो कुछ भी बोल के यार थोड़ा उधर चला गया, चलो यार इधर थोड़ा देख लिया जाए, ऐसा नहीं। वहीं पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर मेरे को कुछ फायदा हो, है ना। तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, कभी मैं कभी कभी देख लेता हूँ, बट मैं उन चीजों पर ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता जहां से मेरे को आउटपुट नहीं मिले।
है कि नहीं? मेरे को तो कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना भाई। अगर मैं 4 घंटे आईपीएल देख रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो मैं दूसरे को तो मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा इसमें सर उतना। मिलता है ना, एंजॉयमेंट मिलता है। हाँ, इंजॉयमेंट के लिए आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कभी कभी इंजॉयमेंट, बट उस पर टोटली डिवोट हो जाना कि हम दूसरा काम अपना हर हर काम की एक प्रायोरिटी लेवल होती है, तो मैं उस प्रायोरिटी लेवल को छोड़ के वहां पे इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब कि आपका, जैसे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, स्टडी होगी, कुछ और प्रायोरिटी होगा। ठीक है, एडिशनल मेरे इंटरटेनमेंट है कि भाई थोड़ा हम रिलैक्स हो जाए, ठीक है, देख लेंगे कभी, ठीक है ना, देख लेंगे। बट इंटरटेनमेंट में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि एक काम को मैंने, जो मेरा प्रायोरिटी लेवल का था, उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो दैट्स वाई वी डू नॉट इन्वॉल्व इन मच सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो हमको हैम्पर करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाना नहीं सुनना चाहिए, या मूवीज नहीं देखना चाहिए, या खेलना नहीं चाहिए, या हर चीज करो, बट उसका एक प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर सीक्वेंस, उसके साथ मेरा प्राइमरी काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो अब आते हैं थोड़ा पढ़ाई पर। तो यहां पर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं, कितने पार्ट में रिजॉल्व करूंगा इस वेक्टर को, जरा मेरे को बताना। 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मैं क्या करूंगा, एक लूंगा मैं एक्स और एक मैं क्या लूंगा वाई। ये ले लिया मैंने एक्स और ये क्या मैं ले लिया वाई। क्लियर है यहां तक? अब मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक वेक्टर इस एक्स डायरेक्शन में मैंने ले लिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर ए, ठीक है ना, जो इससे कितना एंगल बना रहा है, ठीक ठाक, वैसे ही जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, कुछ वैसा ही है। अब यहां पर मैं क्या ले लूंगा, कुछ ऐसे ले लूंगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ले लूंगा, इसको ओ मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, वहां पे मैंने क्या माना मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो इस ए वेक्टर को मैं स्प्लिट करूंगा एक्स की तरफ, तो मान लो कि मैंने इस ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में स्प्लिट किया, तो दैट बिकम्स, और इस डायरेक्शन में मैंने स्प्लिट किया, तो ये ए वेक्टर इस तरफ क्या बन गया, ए एक्स, और इस तरफ मैंने क्या ले लिया, ए वाई। समझ में आई बात की नहीं है? कुछ होगा Yes, sir. एक, मेरे को नहीं पता, मतलब मेरा जो वेक्टर ए था, इसको मैंने 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व का मतलब तोड़ दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो ए वेक्टर है, इसका इफेक्ट दोनों तरफ है, एक्स के तरफ भी है और वाई की तरफ भी है। एक्स के तरफ जो उसका इफेक्ट है उसको मैंने ए एक्स ले लिया, और वाई की तरफ जो उसका इफेक्ट है उसको मैंने ए वाई ले लिया। इसका मतलब, अच्छा, इस डायरेक्शन में, इस एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप क्या लेते हो, एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर को क्या लेते हो? मैंने बताया था ना, डायरेक्शन बताने के लिए Cos थीटा। यूनिट वेक्टर, Cos इधर theta. क्या लेते हो आप? cos थीटा। अरे आई कैप ना, Sin cos theta. थीटा तो मैं रिजॉल्व कर ले रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए आप Yes, कौन सा sir. इस्तेमाल करते हो? आई कैप, I बता cap. दो, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, और जेड की J तरफ cap. तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप, और इधर क्या हो जाएगा मेरा, J cap. यहाँ तक तो लगूं, हाँ। अब मैं अगर लिखूं ए वेक्टर यहाँ पर, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए एक्स वेक्टर का सम, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर का सम, यही होगा ना? Yes, sir. इसी को मैंने रिजॉल्व किया ना, उसी वेक्टर Yes, को sir. मैंने Yes, sir. दो Yes, sir. पार्ट्स में कर दिया ना। Yes, sir. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वाई जे कैप। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। No, sir. No, sir. अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा, उसको तोड़ोगे तो उधर कॉस ही जाएगा ना। यस सर। अरे अभी Yes, sir. और ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, A sin theta. A A cos sin theta. A sin theta. A Sin sin theta. theta. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अच्छा देखो, ये अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई ही होगा, क्योंकि ये तो बराबर होंगे दोनों, अभी जैसे पहले बात किया है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ए निकालूं, यानी ओपी का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये ऐसे हो सकता है ना, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे आप तो, सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू क्या है, ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर। डन। Done, sir. Done, sir. प्लीज दोबारा अब ए- बता दो। हाँ, मुस्कान गुप्ता, क्या बताऊं बेटा, बताइए जरा मेरे को।
रूट अंडर क्या हो जाएगा, सर AXI जो आपने लिखा तो वहां से अभी बता हो देते जाएगा। अभी बता देते हैं बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू, यानी किसी भी वेक्टर का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकाल, ये क्या है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तब क्या कर दोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। एक्चुअली क्या है ना मुस्कान, देखो बेटा ए को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इधर मैंने तोड़ दिया ए और इधर मैंने तोड़ दिया ए वाई। ए को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक्स और ए वाई, समझ गया ना। अब एक्स क्या है, एक एक्स की तरफ ए का एक्स, ए को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में तोड़ा, एक्स और ए वाई। एक्स की तरफ उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स है, और डायरेक्शन कितना ए वाई है। तो किसी भी वेक्टर को जब आप लिखते हो आप क्या लिखते हैं, ये क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक्स प्लस ए वाई, यानी इस ए वेक्टर को आपने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक्स में और आपने किसने तोड़ा, ए वाई में। अब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या हो गया डायरेक्शन। तो आप क्या लिखो, मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। आ रही बात समझ में आपकी नहीं मुस्कान, यस सर, अब समझ में आया कि नहीं है अभी भी, यस सर आ गया। आ गया। यानी ऐसे हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। और यहां पर अगर मुझे एंगल निकालना हो, ये एंगल निकालना, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, PQ बाई OQ हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाई OQ। PQ की वैल्यू कितनी है, AY, और OQ की वैल्यू कितनी है, AX। यानी हाँ, यानी tan थीटा इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, AY बाई क्या कर सकता हूँ मैं, X, दैट इज आवर tan। इससे tan थीटा निकल जाएगा, यानी इस फॉर्मूले से आपका एंगल भी निकल सकता है। और इस फॉर्मूले से मेरा क्या निकल सकता है, ये जो फॉर्मूला मेरा आया है, इस फॉर्मूले से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। सर ये डायरेक्शन वाला एक बार फिर रिपीट कर दोगे। देखो यहाँ पर tan थीटा देखो बेटा, तो tan थीटा इज, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो tan यस सर, इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। यस सर, परपेंडिकुलर कितना है, PQ है, यस सर, बेस कितना है, OQ है। यस सर, तो PQ बाई OQ, PQ का वैल्यू कितना है, AY, OQ ए का वाई वैल्यू AX, ए एक्स। Y बाई AX। डन, ओके सर। चलिए वेरी गुड। सिमिलरली मैं किसी वेक्टर को तीन पार्ट्स में भी रिजॉल्व कर सकता हूं, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है ना, ये किस डायरेक्शन में हो गया, यानी ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, ये पार्ट मेरा हो गया किसमें, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये और इधर क्या हो जाएगा मेरा, Z। तीन डायमेंशन का मतलब तीन पार्ट्स, X, Y, और बाहर की तरफ जो निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, Z एक्सिस। है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, X एक्सिस, यहाँ क्या हो जाएगा, Y एक्सिस, और यहाँ क्या हो जाएगा, Z एक्सिस। जेड है ना? एक्सिस। अब इस वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व करोगे सिंपली, मान लो ये मेरा कोई भी वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर ले सकते हो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, व्हाटएवर वेक्टर जो चाहो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया एंड दैट वेक्टर इज नोन एज ए। ये एक ए वेक्टर हो गया। ये ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, बात समझना जरा। एक्स एक्सिस, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ये वाला एक वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से ये वाला वेक्टर गामा एंगल बना रहा है। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। सर वेक्टर जो है तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ बना रहा होगा, एक्स एक्सिस से वो अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से वो बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आई कैप, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जे कैप, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, के कैप। K कैप। समझ गए बात यहां तक। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो फाइनली, अगर आपको इसको 3D में रिजॉल्व करना है। मैं यहाँ पर 3D में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2D में यहाँ पर कर देता हूँ। हालांकि जेड का भी बनेगा, कोई ना कोई एक ट्रायंगल तो जेड का भी बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको ए बराबर निकला होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर, प्लस में क्या हो जाएगा, ए वाई वेक्टर, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, ए जेड वेक्टर। तीन पार्ट्स में उस वेक्टर को स्प्लिट किया ना मैंने, और मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर पार्ट्स तो इनसे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
एक्स मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाई जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा ए जेड के कैप। ये वेक्टर आ गया। अगर इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या करोगे ए वाई का स्क्वायर, और प्लस में क्या करोगे ए जेड का स्क्वायर। डन। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, जैसे इसको मैं समझाऊंगा अभी, इसको मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k। ठीक है, मैंने एक वेक्टर दे दिया आपको 3i माइनस 2j प्लस 5k, और मैं बोल रहा हूं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का आप क्या करो, मैग्नीट्यूड निकालो। ये तो दोनों में दिया हुआ है, यानी ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला जो आपको वेक्टर दिया है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फाइंड मैं कह रहा हूं ए मैग्नीट्यूड, मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो कैसे निकालोगे आप, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यानी आई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है, जे का जो कोफिशिएंट है वो ए वाई है, और जेड के का जो कोफिशिएंट है वो ए जेड है। तो यहां पर ये वेक्टर को देखो, जो मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको कहा, तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू क्या करोगे, रूट अंडर, क्या मैं बोल रहा हूं, एक्स का स्क्वायर। सर निकल गया, एक कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना है आंसर बेटा, बताओ आरिफ। अंडर रूट 38। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर, यहां प्लस ही लगाना है आपको, यहां पर माइनस नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है। जैसे यहां पर -2 दिया हुआ है, बट यहां पर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर आपको निगेटिव नहीं करना है, समझ रहे बात। तो यहां मैं क्या करूंगा, -2 का स्क्वायर और प्लस क्या करूंगा 5 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 और प्लस 25। कितना हो जाएगा इसका आंसर बताओ जरा, रूट अंडर 38। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। डन सर। यस सर। यस जैसे सर। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, शायद आपको और समझ में आ जाए। मान लो एक नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको कहूं f इज इक्वल टू 3i माइनस 3j। दो ही दिया है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों डायरेक्शन में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में, कुछ भी। अब मैं कहूं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर, तो कितना इसका आंसर होगा, है रूट 18 आएगा। रूट 18 है कि नहीं, 18 आ जाएगा। कैसे करोगे आप, f इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, आप प्लस लोगे क्या करोगे, -3 का स्क्वायर। तो यहाँ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, आप प्लस 9, 9 और 9 क्या हो जाएगा, रूट 18, 9 का बाहर निकाल लो, यानी f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2, जो भी यूनिट होगा वो रहेगा। समझे अब। यस सर। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, कोई वेक्टर ऐसे भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे भी दिया हुआ है, अब मान लो कोई मैं वेक्टर दूं a इज इक्वल टू, और मैं दूं i माइनस 2j प्लस k, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अंडर रूट 6। अंडर रूट 6। यानी यहां पर नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है, समझ रहे बात ना, यहां पर भी नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है। जैसे ऐसे भी दे सकता है आपको i माइनस के प्लस 2j, अब यहाँ पर नहीं कुछ है, मतलब -1 है, 1 नहीं लेना आपको, -1 लेना है। यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा, √4 क्या कहा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे 2 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो कर दोगे। ठीक है, डन। मैग्नीट्यूड निकाल लो किसी भी वेक्टर का, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा भाई, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस सर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब यहाँ पर आ जाइए, हाँ ठीक है, निकल जाएगा ना। अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर एक ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा। तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, सॉरी, यानी इस डायरेक्शन में जो आप ले रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा एक्स, इस डायरेक्शन में जो ए का पार्ट ले रहे हो वो क्या हो जाएगा ए वाई, और इस डायरेक्शन में जो पार्ट ले रहे हो वो क्या हो जाएगा ए जेड। एक्स ए वाई और ये क्या हो जाएगा ए जेड।
अब आपको मेरे को नहीं, कुछ भी मान लो, मैं कुछ मान नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे को मानना है, मेरे को अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा किससे बना रहा है, एक्स से बना रहा है। आर द एंगल्स which A makes with x, y and z axis respectively. S, y and z axis respectively. then क्या हो जाएगा, आपको निकालना है cos अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ट्रायंगल लो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, यस एक, और हाइपोटेनस कितना है, ए, यही है ना भाई। यस सर। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax बाई ए। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा के लिए तो फिर ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो बीटा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और अभी भी ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बीटा जब निकालना होगा तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए वाई बाई ए। सिमिलरली आप निकालो cos गामा, तो cos गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एजेड। यानी नीचे तो ए ही है, ऊपर में चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब एक्स क्या हो जाएगा, आई का कंपोनेंट, ए वाई क्या हो जाएगा, जेड का कंपोनेंट, ए जेड क्या हो जाएगा, के का कंपोनेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे को आप बताओ, मेरे को एक्स एक्सिस से एक वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बताओ, मेरे को वाई एक्सिस से एक वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बताओ, मेरे को जेड एक्सिस से एक वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बताओ। मैं उस वेक्टर दूंगा और मैं वो पूछ सकता हूँ आपसे कि वो कितना एंगल बना रहा है मेरे को बताओ। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, शायद क्वेश्चन से आपका ये नहीं भी समझ में आया तो आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको एक्स एक्सिस से पूछेगा तो आप कॉस अल्फा लगाओगे। मैं एक वेक्टर दूं और मैं बोलूं कि दिस व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तब क्या लगाओगे, एक्स बाई ए। यहां पर ए का क्या रखना है, मैग्नीट्यूड। एक्स क्या होगा, एक्स का एक्स वाला कौन होगा, आई कैप कौन होगा, जो एक्स के साथ वेक्टर होगा, एक्स बाई ए। एक्स क्या होगा, आई वाला कोफिशिएंट, ए वाई क्या होगा, जे वाला कोफिशिएंट, ए जेड क्या होगा, के वाला कोफिशिएंट। नीचे तो ए है ही, नीचे तो किसी भी वेक्टर को दो, वो ए ही जरूरी नहीं, कोई भी वेक्टर आपको दे उसका नीचे में आपको क्या रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है। अगर एक्स से पूछेगा तो अल्फा निकालोगे, वाई से पूछेगा तो बीटा निकालोगे, जेड से पूछेगा तो गामा निकालोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा, मैं क्वेश्चन एग्जांपल में बता रहा हूं। यहां पर कह रहा है, मान लो एक एग्जांपल लूं और मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द एंगल मेड बाई वेक्टर। एक वेक्टर है, वो कितना एंगल बन रहा है, व्हाट इज द एंगल मेड बाई वेक्टर। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2j विद एक्स एक्सिस। यानी एक वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस से निकालने के लिए एंगल आप क्या इस्तेमाल करोगे, एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा था, आर यू ऑल लिसनिंग माय वॉइस और नॉट। एक्स एक्सिस से आप कोई भी एंगल निकाल रहे थे तो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा था, अल्फा ना, अल्फा। तो मैं सामने वाला मेरे से एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू निकाल दूंगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, क्या होता है, मेरे को एक्स एक्सिस से क्या निकालना है, कॉस अल्फा। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा बेटा बताओ जरा, मैं क्या करूंगा, cos अल्फा cos alpha equals to ax by a। एक्स बाई ए। अब मेरे को ए निकालना पड़ेगा, ए क्या है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर मेरे को वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है बताओ जरा, 2i cap plus 2j cap। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा भाई कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 4। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8, और ये कितना हो जाएगा,
2√2। 2√2 आगे अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 ना, तो i के साथ जो होगा वो ax होगा, j के साथ जो होगा वो ay होगा, z के k के साथ जो होगा वो az होगा। तो यहाँ i के साथ कोफिशिएंट कितना है 2, तो क्या करोगे 2 बाई आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है 2√2। 2√2 तो यहाँ क्या कर दो, कट कर दो, डन डन, 2 से 2 कट हो गया। 1/√2 हाँ तो cos अल्फा कितना आ जाएगा 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। 5 डिग्री। 45 डिग्री। बस बात कर। अच्छा यही क्वेश्चन अगर वो y से पूछता तब आंसर कितना होता, y से कितना एंगल बना रहा था वो, y से कितना एंगल बना रहा था, बीटा बीटा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई 45 डिग्री। वही एंगल आएगा ना, क्योंकि y भी ay भी वही है 2 ही है ना, यस सर। यस सर 45 ही आएगा। 45 भी है, ठीक है ना। यस सर यस सर। सर जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, चलो शायद आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो आज मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं, डाउट सेशन में कोई डाउट होगा, पढ़ना नोट्स, डाउट होगा तो मेरे को बताना। यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन जो कि व्हाट आर द एंगल मेड बाय वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस √3j with x एक्सिस एंड y एक्सिस, आप में से कोई निकाल सकता है इसको, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से कितना एंगल बना रहा है वो मेरे को निकालना है। अल्फा लगाओगे ax बाई a अल्फा के लिए और ay बाई a बीटा के लिए। सर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री और वाई एक्सिस से 60 डिग्री। अब ये तो निकालना पड़ेगा, सर एक्स एक्सिस पे 60 डिग्री अल्फा आएगा। 60 डिग्री आएगा, अल्फा 60 डिग्री आएगा, x एक्सिस से 60 डिग्री, y एक्सिस से 30 डिग्री, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 4 a इज इक्वल टू निकालो, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट अंडर, और रूट अंडर में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 3 इज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 और वो कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है cos अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x एक्सिस से ax बाई a, ax की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 1/2। सर आगे आंसर। हाँ तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये y से भी पूछ रहा है, तो y से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा cos बीटा इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा बेटा ay बाई a, ay की वैल्यू यहाँ कितनी है बीटा 30 डिग्री आ रहा है। 3/2, तो √3/2 कितना होता है 30 डिग्री 30 डिग्री। अब समझ में आएगा ना, निकाल लोगे ना। सिमिलरली अगर z तो कहेगा, हालांकि यहाँ से z तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ z 0 है ना, az की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पर क्या नहीं है, देन यू कैन फाइंड आउट। हम मुस्कान बोलिए। सर ax की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसमें x की वैल्यू 1 कहाँ है 2 है ना, एक i के साथ जो रहेगा वो x की वैल्यू रहेगी। ओके सर। अब समझा ना, यहाँ तो x की वैल्यू मैंने 2 लिया ना, ये वैल्यू i के साथ जो रहेगा, जैसे मैं कोई वेक्टर दूं ना आपको, सपोज मान लो, तो बड़ा आसान है, मैं एक वेक्टर दूं a, ठीक है ना, और मैं बोलूं a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k, तो ये आपका हो गया ax, ये आपका हो गया ay और ये आपका हो गया az। डन। यस सर। चलिए अब बताइए, बनाओगे इसको। अब आ जाइए यहाँ पर, देखो जो कंपोनेंट मैंने बताया, एक क्वेश्चन मैं कंपोनेंट का बता देता हूँ, देन मैं क्लास को ओवर कर दूंगा। उस क्वेश्चन को, इसमें स्लाइड में क्वेश्चन रहेगा, उसको घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस स्लाइड में क्वेश्चन भी है, डीपीपी भी है लास्ट में, उसको भी आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, हम डाउट सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। कह रहा मैन पुल अ रोप अटैच टू क्रिएट अ फोर्स, एक मैन है, ठीक है ना, वो एक पुल, रोप को पुल कर रहा है विद अ फोर्स, कितने फोर्स से कर रहा है वो, ये रोप को खींच रहा है वो,
कितने 80 फोर्स? न्यूटन। 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। यानी यहां पर F इज इक्वल टू कितना दिया है? 80 न्यूटन। दैट रोप्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मान लीजिए ये ग्राउंड है, मान लीजिए ग्राउंड है। अब ग्राउंड से वो रोप कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव फोर्स मूविंग द बॉक्स अलोंग द ग्राउंड। एक बॉक्स है, मान लो यहाँ पर बॉक्स रहा होगा, कोई बॉक्स होगा भाई, यहाँ उस बॉक्स को खींच रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ग्राउंड से वो बॉक्स कितना, मतलब कितना खींच रहा है वो, उसको आपको निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि मैं अगर ग्राउंड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालूं, तो मेरे को बताओ कि इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? यार इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा पार्ट आएगा? एंगल की तरफ क्या? हाँ? एफ कॉस थीटा मेरे भाई। और इस वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा? F sin थीटा। तो ग्राउंड की तरफ मेरे को निकालूंगा, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? एफ एक्स, यानी एफ एक्स की तरफ, और इसको मैं क्या लेता हूँ? एफ वाई की तरफ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। अब मेरे को एफ की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? √3/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3/2। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? इस 2 से इसको कट कर दोगे, कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40√3। सिमिलरली अगर मैं निकालू एफ वाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? F sin थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 और साइन 30 पुट करोगे, है ना? तो साइन 30 पुट करोगे तो एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 इंटू क्या पुट करोगे? 1/2। ये कट कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। हाँ परवीन बोलो बेटा। सर ये एफ वाई और एफ एक्स का सम तो 18 न्यूटन आना चाहिए ना? आ जाएगा, निकाल के देख लो। सर ये तो 80√3 न्यूटन आएगा। हाँ? सर कहाँ? नहीं 80 ही आएगा, नहीं आएगा 80√3। इस दोनों का अगर सम थोड़ी ना निकालो, ऐसे सम थोड़ी ना लगाओगे। अरे भाई वेक्टर सम लगाओगे ना आप 40 + 40√3 थोड़े कर सकते हो। आप ऐसे लगाओगे ना, ये ऐसे बन जाएगा ना। आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे ना। यस सर। समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आ गया सर समझ। आप इसको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। आप नॉर्मली ऐड करो इसीलिए आप बोल रहे हो कि सर 40√3 आएगा। आप इसको रूट में करो, ऐसे ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू √100 एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब लगाओ, आपका आ जाएगा 80। समझ गए ना? चलिए, यस सर। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए।